आपका स्वागत है कैरियर पथ बिहार ज्ञान चैनल पे। दोस्तों हम आपके लिए लेकर आते हैं ईएमआरएस लाइब्रेरी का मैराथन। दोस्तों ईएमआरएस लाइब्रेरी का मैराथन क्लास है और ये ईएमआरएस लाइब्रेरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। तो ये क्लास को आप मिस नहीं करें, हर एक क्लास को अच्छे से देखें दोस्तों और याद करने की कोशिश करें। और आपको एक बार में नहीं होता दोबारा भी देखें और दोबारा भी याद करने का कोशिश करें। तो ये आपका ईएमआरएस का एग्जाम कब होगा दोस्तों? ईएमआरएस का एग्जाम जो आपका है वो दिसंबर में होगा, ये आपको पता होगा। तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा लॉ है जो विस्तार सेवाओं को संतुष्ट करता है? दोस्तों कौन सा नियम है जो विस्तार सेवा पुस्तकालय में एक्सटेंशन सर्विस को संतुष्ट करता है? एक्सटेंशन सर्विस मतलब क्या होगा दोस्तों कि हर एक पुस्तक अगर पुस्तकालय में कोई पुस्तक है तो उसको उसका पाठक मिले। कोई पुस्तक है तो उसका पाठक मिले दोस्तों, उसको पढ़ने वाला मिल जाए, उसको बुक को यूज करने वाला मिल जाए दोस्तों। तो ये क्या हो गया? थर्ड लॉ। थर्ड लॉ क्या करता है कि प्रत्येक पुस्तक को पाठक मिले। थर्ड लॉ क्या कहता है दोस्तों? थर्ड लॉ कहता है कि प्रत्येक पुस्तक को पाठक मिले। तो प्रत्येक पुस्तक को पाठक कब मिलेगा? हर एक बुक को रीडर कब मिलेगा? पाठक कब मिलेगा? पाठक कब मिलेगा दोस्तों? जब एक्सटेंशन सर्विस होगा और या फिर खुला ओपन एक्सेस होगा तभी मिल पाएगा। तो ये क्या है दोस्तों? एक तरह का विस्तार सेवा है। तो इसमें थर्ड लॉ, इसका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड लॉ। इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर इजली की स्थापना हुई थी दोस्तों? कब हुई थी? 4 सितंबर 1954 को, 6 सितंबर 1960 को, 3 सितंबर 1955 को या फिर 10 सितंबर 1960 को। इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर इजली की स्थापना कब हुई थी? 3 सितंबर 1955 को। 3 सितंबर 1955 को हुई थी इजली की स्थापना। राष्ट्रीय सूचना प्रणाली नैटिस को प्रारंभ किया गया था। नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम नैटिस प्रोग्राम वाज स्टार्टेड बाय यूनेस्को के द्वारा, एग्रिस के द्वारा, एसलिप के द्वारा या एनआईएस सीपीआर के द्वारा। तो राष्ट्रीय सूचना प्रणाली नैटिस को प्रारंभ किया गया था दोस्तों किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? यूनेस्को के द्वारा किया गया था। और यूनेस्को का स्थापना कब हुआ था? 16 नवंबर 1945 को हुआ था। और हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? पेरिस, फ्रांस में है। एग्रिस कहाँ स्थित है? एग्रिस इज लोकेटेड एग्रिस कहाँ है? रोम में, दुबई में, लंदन में या कनाडा में? तो एग्रिस कहाँ दोस्तों? रोम में है, इसका हेडक्वार्टर है। और एग्रिस का कहेंगे पूरा नाम क्या है दोस्तों? फुल नेम क्या है? इंटरनेशनल सिस्टम फॉर एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इंटरनेशनल, एग्रिस का फुल फॉर्म लिख रहा हूं मैं, इंटरनेशनल सिस्टम फॉर एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एग्रिस का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल सिस्टम फॉर एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और ये स्थित कहाँ है दोस्तों? ये है कहाँ? ये रोम में है। भारत में पत्रिकाओं को, पत्रिका मतलब मैगजीन, तो भारत में मैगजीन जो है, पत्रिका है, उसको आईएसएन कौन प्रदान करता है? आईएसएन का मतलब क्या होता है? आईएसएन का मतलब होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर। आईएसएन का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर। तो ये प्रदान किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है एनआईएस सीपीआर के द्वारा। किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? एनआईएस सीपीआर के द्वारा प्रदान किया जाता है। और एनआईएस सीपीआर का ही पहले नाम क्या था? इसी का नाम पहले क्या था? निस्केयर। एनआईएस सीपीआर का ही नाम क्या था? निस्केयर नाम था। इसी का नाम निस्केयर था। और इसी का नाम आप पढ़े होंगे इंस्टॉक। तो इंस्टॉक भी किसका नाम है? इसी का पूर्ण नाम क्या है? इंस्टॉक। एनआईएस सीपीआर का ही। तो एनआईएस सीपीआर के द्वारा भारत में पत्रिकाओं को आईएसएन मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर। आईएसएन मतलब क्या हो गया? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर। इसको आप ऐसे लिख लीजिए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर क्या होता है? आईएसएन का फुल फॉर्म। तो ये किसके द्वारा प्रदान किया जाता है भारत में? एनआईएस सीपीआर के द्वारा। जॉन ड्यूरी का संबंध किससे है? चार्जिंग सिस्टम, बुक सिलेक्शन, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन या लाइब्रेरी कैटलॉगिंग।
तो जॉन ड्यूरी का संबंध किससे है दोस्तों? तो जॉन ड्यूरी का संबंध है बुक सिलेक्शन से। किससे है? बुक सिलेक्शन से संबंधित है। कार्डेक्स प्रणाली को किसको रखने के लिए विकसित किया गया है? कार्डेक्स सिस्टम इज डिवाइस फॉर कीपिंग पीरियोडिकल्स का रिकॉर्ड, या न्यूज़पेपर का रिकॉर्ड, या बुक का रिकॉर्ड, या एनसाइक्लोपीडिया का रिकॉर्ड। तो कार्डेक्स प्रणाली को दोस्तों किसको रिकॉर्ड रखने के लिए किया गया है? तो ये हो गया पीरियोडिकल्स का रिकॉर्ड। किसके द्वारा? पीरियोडिकल्स का रिकॉर्ड, मतलब पत्रिका वगैरह का रिकॉर्ड रखने के लिए कार्डेक्स प्रणाली को विकसित किया गया है। लिंडेक्स का प्रयोग, लिंडेक्स का प्रयोग भी किसके लिए होता है? कार्डेक्स का प्रयोग भी पीरियोडिकल्स होता है दोस्तों। अब पीरियोडिकल्स का ही मतलब होता है पत्रिका। देखिए, कार्डेक्स और लिंडेक्स दोनों पत्रिका से संबंधित है। देखिए, पीरियोडिकल हो गया इसमें पत्रिका, और कार्डेक्स और लिंडेक्स, लिंडेक्स में हो गया ना दोस्तों। लिंडेक्स में देखिए क्या हो गया, पत्रिका अनुभाग मतलब पीरियोडिकल सेक्शन के लिए। और आप देखिए कार्डेक्स भी क्या है दोस्तों? पीरियोडिकल्स के लिए है। पीरियोडिकल्स के लिए, दोनों पीरियोडिकल्स के लिए, कार्डेक्स और लिंडेक्स दोनों क्या है? पीरियोडिकल्स के लिए है, बनाया गया है। और लिंडेक्स में भी क्या होगा? लिंडेक्स का प्रयोग भी किसके लिए होता है? पत्रिका के लिए, पीरियोडिकल्स के लिए। निर्बाध अभिगम प्रणाली का अर्थ है लाइब्रेरी ओपन एक्सेस सिस्टम। दोस्तों सभी उपयोगकर्ता के खुला स्टैक रूम होगा, ये हो सकता है क्योंकि निर्बाध है, ओपन है तो कोई भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है। तो क्या हो गया? सभी उपयोगकर्ताओं के खुला स्टैक रूम हो गया। किसी को स्टैक रूम तक जाने की अनुमति नहीं, ये गलत हो गया। अगर अगर यहाँ पे ओपन कहा गया है, अगर यहाँ पे ओपन एक्सेस कहा गया है यहाँ पे, तो ये अनुमति नहीं, तो ये तो गलत हो जाएगा। आंशिक रूप से ये भी गलत हो जाएगा। ओपन ये भी तो होगा ही नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सभी उपयोगकर्ताओं के खुला स्टैक रूम क्या होता है? निर्बाध, मतलब लाइब्रेरी ओपन एक्सेस सिस्टम क्या है दोस्तों? सभी उपयोगकर्ताओं के खुला स्टैक रूम, यानी कि ओपन टू ऑल यूजर द स्टैक रूम। किसने पद लाइब्रेरी इकोनॉमिक का पहली बार प्रयोग किया? हु यूज द टर्म लाइब्रेरी इकोनॉमिक फॉर द फर्स्ट टाइम? मेलवी डेवी, या फिर जेम्स डब ब्राउन, या WCB शेयर्स, या एफ राइडर? तो लाइब्रेरी इकोनॉमिक्स शब्द का प्रयोग किसने किया था? सबसे पहले किया है मेलवी डेवी। अब मेलवी डेवी कहाँ के थे? कहाँ के थे दोस्तों? USA यानी कि अमेरिका के थे। और DDC कौन बनाए थे? मेलवी डेवी। लाइब्रेरी इकोनॉमिक्स शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? मेलवी डेवी ने किया था। DDC के मुख्य क्लास 600 समानता किसके लिए होता है? सामाजिक विज्ञान, यानी कि सोशल साइंस, भाषा। अच्छा, इसका इंग्लिश हम नहीं किए हैं। ओह, ये इंग्लिश छूट गया नहीं, इसका लैंग्वेज इंग्लिश नहीं कर पाए, छूट गया, आधा ही हुआ। कोई बात नहीं दोस्तों, आगे से हम ध्यान रखेंगे कि आपका पूरा का पूरा क्लास जो है, पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है उसका हिंदी हो जाए। तो DDC में मेन क्लास, ये मुख्य क्लास का क्या होता है? मुख्य क्लास का होता है मेन क्लास, है ना। मुख्य क्लास मतलब क्या होता है दोस्तों? मेन क्लास होता है। आप थोड़ा सा समझिए, थोड़ा सा जो भी इंग्लिश वाला स्टूडेंट है, जो बच्चे हैं, वो कॉर्पोरेट करेंगे कि इस बार बस 10 क्वेश्चन आ गया है जिसका हम लैंग्वेज चेंज नहीं कर पाए, मतलब हिंदी टू इंग्लिश नहीं कर पाए हैं, बस हिंदी में ही आ गया गलती से। तो आगे से हम आपके लिए इंग्लिश और हिंदी दोनों का हमेशा लाते हैं, और आगे भी लाएंगे, बस ये थोड़ा सा मैनेज करिए। तो DDC में मुख्य क्लास 600 समानता किसके लिए है? सामाजिक विज्ञान के लिए, भाषा के लिए, प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग विज्ञान के लिए, कला के लिए। DDC में दोस्तों 600 किसके लिए है? तो टेक्नोलॉजी क्या है? टेक्नोलॉजी के लिए और अप्लाइड साइंस के लिए। DDC में 600 किसके लिए प्रयोग होता है? 600 मेन क्लास 600। प्रौद्योगिकी का मतलब क्या होता है? टेक्नोलॉजी। मुख्य वर्ग मतलब मेन क्लास, मुख्य वर्ग क्या होता है? मेन क्लास। और उसमें प्रौद्योगिकी मतलब क्या होता है? टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी। और अनुप्रयुक्त विज्ञान क्या होता है? अप्लाइड साइंस। क्या होता है? अप्लाइड साइंस। तो DDC में मुख्य वर्ग मेन क्लास किसके लिए होता है? टेक्नोलॉजी और अप्लाइड साइंस के लिए। इंटरनेशनल कैटलॉगिंग प्रिंसिपल ICCP 2009 का आधार क्या है? ASIA2, FRVR मॉडल, या ISBD, या मार्क 21?
इंटरनेशनल कैटलॉगिंग प्रिंसिपल ICP, जिसे दोनों में इफ्ला द्वारा अनुमोदित बनाया गया था। इफ्ला के फंक्शनल रिक्वायरमेंट फॉर बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स FRBR मॉडल पर आधारित है दोस्तों। किस मॉडल पर आधारित है ये? FRBR मॉडल पर आधारित है। FRBR का फुल फॉर्म क्या होता है? फंक्शनल रिक्वायरमेंट फॉर बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स। विस्ल ब्लोइंग क्या है? संगठन के भीतर अवैध या अनैतिक गतिविधियों का खुलासा करना, कर्मचारियों के लिए एक सुधार योजना, एक प्रकार का प्रदर्शन मूल्यांकन, एक विपणन तकनीक। विपणन मतलब क्या होता है? मार्केटिंग। तो विस्ल ब्लोइंग क्या है दोस्तों? विस्ल ब्लोइंग के संगठन के भीतर अवैध या अनैतिक गतिविधियों का खुलासा करना। संगठन के भीतर अवैध जो हो रहा है, इलीगल हो रहा है या फिर अनैतिक गतिविधि हो रहा है, उसका खुलासा करना इसका काम है। तो ये क्या करता है? तो विस्ल ब्लोइंग का अर्थ है किसी संगठन या सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, कोई भी संगठन हो, सरकारी हो या प्राइवेट हो, के भीतर किसी व्यक्ति द्वारा कथित तौर पर हो रहे अवैध, अनैतिक या अनुचित गतिविधियों जैसे धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य या सुरक्षा के लिए खतरा का खुलासा करना है। विस्ल ब्लोअर अक्सर प्रतिशोध या जोखिम का सामना करते हैं। कई देशों में उनकी सुरक्षा के लिए कानून है। संगठनात्मक चार्ट, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट क्या दर्शाता है? दोस्तों देखिए, हम हमेशा देखिए आपके इंग्लिश और हिंदी दोनों लाए हैं, लेकिन इस बार थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। 10 क्वेश्चन का हम इंग्लिश करना भूल गए, तो आगे से हम ध्यान रखेंगे और सारा क्वेश्चन का हम इंग्लिश करके लाएंगे। तो संगठन मतलब डबल लैंग्वेज, इंग्लिश भी और हिंदी भी, बाय लैंग्वेज। तो संगठनात्मक चार्ट, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट क्या दर्शाता है? संगठन के वित्तीय प्रदर्शन को या संगठन के भीतर औपचारिक रिपोर्टिंग संबंध और संरचना को, संगठन के भीतर विपणन मार्केटिंग योजनाओं को, संगठन के लक्ष्यों को दोस्तों। तो संगठनात्मक चार्ट जो है संगठन के भीतर औपचारिक रिपोर्टिंग संबंधों और संरचना को दर्शाता है। संगठनात्मक चार्ट जो होगा, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट होगा, जो क्या करेगा दोस्तों? ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताएगा। तो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या बताएगा? सब चीज बताएगा, मैक्सिमम चीज बताएगा। औपचारिक रिपोर्टिंग संबंध संरचना को बताएगा। एकीकृत कीट प्रबंधन, इंटीग्रेटेड कीट मैनेजमेंट जो है, पेस्ट मैनेजमेंट पुस्तकालय संरक्षण में क्यों महत्वपूर्ण है? तो एकीकृत कीट प्रबंधन जो है पर्यावरण अनुकूलन, सतत और बहुआयामी संरक्षण उपाय पुस्तकालय संरक्षण में महत्वपूर्ण है। किसमें है दोस्तों? पर्यावरण अनुकूलन, सतत और बहुआयामी संरक्षण उपाय। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली या इलाहाबाद? तो नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी नई दिल्ली में तीन मूर्ति भवन परिसर में स्थित है। कहाँ है दोस्तों? नई दिल्ली में है और यह तीन मूर्ति भवन परिसर में स्थित है। इबास्को होस्ट क्या है? एक ओपन सोर्स जर्नल प्रकाशक या एक ऑनलाइन सेवा जो विभिन्न प्रकार के डेटाबेस और ई पुस्तकों तक पहुंच प्रदान करती है। एक पुस्तकालय स्वचालन सॉफ्टवेयर या एक सोशल नेटवर्किंग साइट। इबास्को होस्ट एक ऑनलाइन सेवा है जो विभिन्न प्रकार के डेटाबेस और ई पुस्तकों तक पहुंच प्रदान करती है। एक ऑनलाइन सेवा है दोस्तों इबास्को होस्ट, जो विभिन्न प्रकार के डेटाबेस और ई पुस्तकों तक पहुंच प्रदान करती है। अगला, ब्रुक्स का नियम, ब्रुक्स लॉ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में क्या कहता है? देर से क्या कहता है दोस्तों? ये कहता है ब्रुक्स का नियम के अनुसार देर से चल रहे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में अधिक लोगों को जोड़ने से और देर हो जाता है दोस्तों। ये कहता है कि कोई सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट है, कोई प्रोजेक्ट है, वो उसका काम स्लो चल रहा है, तो उसमें और हम नए नए लोग को लाएंगे तो क्या हो जाएगा? और धीरे हो जाएगा। यही कहता है ब्रुक्स का नियम। क्रिप्टो करेंसी किस तकनीक पर आधारित है? सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस या फिर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी या क्लाउड कंप्यूटिंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? तो क्रिप्टो करेंसी जो है एक डिजिटल या आभासी मुद्रा होती है, और क्रिप्टो करेंसी जो सुरक्षित होती है, क्रिप्टोग्राफी द्वारा सुरक्षित होता है, जिससे इसका नकली या दोहरा खर्च करना लगभग असंभव हो जाता है। अधिकांश क्रिप्टो करेंसी जो है वो विकेंद्रीकरण का नेटवर्क पर आधारित होती है, जिन्हें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहा जाता है। तो क्रिप्टो करेंसी किस तकनीक पर आधारित होती है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। देखिए दोस्तों, इसके बाद हम हिंदी इंग्लिश से दोनों किए हैं। OCLC द्वारा प्रदान किया जाता है कि आने वाला क्वेश्चन पॉइंट क्या है? तो OCLC यहाँ भी छूट गया इंग्लिश करना। अच्छा,
ओस अच्छा 21 के बाद इंग्लिश हुआ है। ओसीएलसी द्वारा प्रदान किया जाने वाला क्वेश्चन पॉइंट क्या है दोस्तों? ओसीएलसी मतलब क्या होता है? ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी कैटलॉग। तो ओसीएलसी द्वारा प्रदान किया जाने वाला क्वेश्चन पॉइंट एक वैश्विक सहयोगी और आभासी संदर्भ सेवा मतलब कोलैबोरेटिव वर्चुअल और रेफरेंस सर्विस। कोलैबोरेटिव वर्चुअल और रेफरेंस सर्विस सहयोगी इसका आंसर हो जाएगा सहयोगी क्या हो जाएगा? कोलैबोरेटिव कोलैबोरेटिव वर्चुअल। देखिए कोलैबोरेटिव मतलब हो गया सहयोगी, कोलैबोरेटिव सहयोगी हो गया, आभासी हो गया वर्चुअल, और संदर्भ सेवा क्या हो गया? रेफरेंस सर्विस। संदर्भ सेवा क्या हो गया? रेफरेंस सर्विस हो गया। तो ओसीएस द्वारा प्रदान किया जाने वाला क्वेश्चन पॉइंट क्या है दोस्तों? कोलैबोरेटिव है, वर्चुअल है और रेफरेंस सर्विस मतलब एक सहयोगी आभासी संदर्भ सेवा है। देखिए यहाँ से हम हिंदी इंग्लिश किए हैं, लेकिन हम जब वीडियो बनाने वाले थे तो हमको याद नहीं था कि 11 से 20 छूट गया है वो इंग्लिश इंग्लिश करना। तो क्या होता है दोस्तों? देखिए अगर हम बाइलिंगुअल क्वेश्चन नहीं लाते हैं, बस ये हिंदी में लाते हैं इंग्लिश में नहीं लाते हैं, तो आप लोग कमेंट करते हो कि सर इंग्लिश में भी लाइए, तो हम कोशिश किए कि अच्छा हम इंग्लिश में भी लाएंगे, तो हम लाते भी हैं इंग्लिश में, और हमेशा हम कोशिश करते हैं कि आपके लिए बाइलिंगुअल क्वेश्चन ही लाएं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अगला क्वेश्चन, भारत में पुस्तकालय शिक्षा प्रारंभ करने का श्रेय किसको है? तो भारत में पुस्तकालय शिक्षा है दोस्तों, वो लाइब्रेरी एजुकेशन जो है वो प्रारंभ करने का श्रेय किसको है? डब्ल्यू ए बोर्डन को है। किसको है? डब्ल्यू ए बोर्डन को है। और डब्ल्यू ए बोर्डन को भारत कौन लाए थे? सयाजीराव गायकवाड़ थर्ड। भारत में पुस्तकालय शिक्षा प्रारंभ करने के लिए किसे भारत बुलाया गया था? डब्ल्यू ए बोर्डन को बुलाया गया था। किसे भारत बुलाया गया था? डब्ल्यू ए बोर्डन को बुलाया गया था। भारत में पुस्तकालय आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? तो लाइब्रेरी आंदोलन, पहली बार लाइब्रेरी आंदोलन शुरू किए थे, लाइब्रेरी का पढ़ाई शुरू किए थे कौन? सयाजीराव गायकवाड़ थर्ड। यही बुलाए थे किसको? डब्ल्यू ए बोर्डन को। और डब्ल्यू ए बोर्डन किसके शिष्य थे? मेलविल डेवी के शिष्य थे। रामपुर राजा लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? इन विच ईयर बाय रामपुर राजा लाइब्रेरी एस्टैब्लिश। कब? 1774 में है। और रामपुर राजा लाइब्रेरी कहाँ है? उत्तर प्रदेश है। ये क्वेश्चन आ गया था कि रामपुर राजा लाइब्रेरी कहाँ है दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश में है। रामपुर राजा लाइब्रेरी को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान कब घोषित किया गया? 1975 में किया गया। इन विच ईयर बाय रामपुर राजा लाइब्रेरी डिसाइडेड एन इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। कब? 1975 मतलब 1975। दोस्तों आशा करते हैं कि आपको क्लास अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इस पे आने वाला अच्छे से क्लास है दोस्तों, हम बहुत सारा क्लास आपके लिए लेकर आएंगे, और लाइब्रेरी साइंस को अच्छे से कवर करेंगे, जैसे कि एएमआरएस लाइब्रेरी हो गया और बिहार लाइब्रेरी हो गया दोस्तों। तो बिहार लाइब्रेरी भी आएगा, और ये क्लास बिहार लाइब्रेरी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग वैकेंसी जब भी आएगा दोस्तों, आप पहले से तैयारी करते रहिए, अपना थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करते रहिए, और एएमआरएस लाइब्रेरी को भी निकाल देना दोस्तों। बाय दोस्तों, अगले क्लास में हम आपसे फिर मिलेंगे।